हेलो एवरीवन। आज हम हॉस्पिटैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अगले यूनिट में यूनिट सेकंड को शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अभी हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सेकंड यूनिट आज से शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इन तीन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने की। पहला होगा इंडिविजुअल बिहेवियर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब ओबी का हमने पहले यूनिट कवर की थी। पहला लेक्चर था, उसमें हमने ये बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो तीन लेवल पे काम करता है। एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, एक ग्रुप में करता है और एक सोसाइटी के लेवल पे काम करता है। तो जो इंडिविजुअल बिहेवियर है और उसके एस्पेक्ट्स हैं जैसे पर्सनैलिटी है, परसेप्शन है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअल बिहेवियर को समझते हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, एक्सप्लेन करें तो इंडिविजुअल बिहेवियर वो बिहेवियर है जो एक इंडिविजुअल जो है अकेले एक एनवायरनमेंट में एक्ट करता है। यानी इंडिविजुअली जिस तरह से वो एक्ट कर रहा है इन अ गिवन एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल बिहेवियर। ये जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सेस टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली, हाउ समवन एक्सप्रेसेस इमोशंस। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली इज अ सिग्नल दैट अ पर्सन एन इंडिविजुअल रिसीव्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इंटरनल स्टिमुली जो होता है वो अंदर से जो साइकोलॉजिकल मेकअप होता है, उसकी थिंकिंग, उसका मोटिवेशन क्या है, उससे इंटरनल स्टिमुली उसको मिलता है। एक्सटर्नल स्टिमुली जो उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड से, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, अपने आस पड़ोस से जो उसको सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो उसको एनवायरनमेंट से स्टिमुली मिल रहे हैं, उस पर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, दैट कंस्टिट्यूट इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल के कुछ फैक्टर्स पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि इंडिविजुअल हैज देयर ओन पर्सनालिटी जो उनके बिहेवियर को डिफाइन करेगी। तो हर इंडिविजुअल की कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी होती है जो उसको दूसरे इंडिविजुअल से अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्योंकि मेरी पर्सनालिटी अगर दूसरे इंडिविजुअल से अलग है तो मेरा बिहेवियर और उसका बिहेवियर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग होगा। किस तरह से मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करूंगा, किस तरह से दूसरा इंसान उसी सेम पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करेगा, इसमें डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, नो टू इंडिविजुअल्स बिहेव इन द सेम मैनर इन अ पर्टिकुलर वर्क एनवायरनमेंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल मेकअप है एक इंडिविजुअल का और दूसरे इंडिविजुअल का वो अलग है। हमारे जो कल्चरल बैकग्राउंड से कई फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, हमारे अपनी जो वैल्यूज होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, बिलीव्स होती हैं, तो वो मेरी और दूसरे इंसान की अलग अलग होगी। उसी हिसाब से हमारे जो बिहेवियर है वो डिफरेंट करेगा। ठीक है, डिफर करेगा। नेक्स्ट, यहां पर हम इंडिविजुअल बिहेवियर को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक इंडिविजुअल जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करता है, उसको एक टास्क दिया जाता है, तो वो उसको कितने अच्छे से, कितने एफिशिएंटली, कितनी इफेक्टिवली वो काम वो कर पाता है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इंडिविजुअल बिहेवियर को कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम आउटपुट जो है एक एम्प्लॉय से ले सकें। नेक्स्ट, कौन से फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल बिहेवियर? देयर आर मेनी फैक्टर्स। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स आर पर्सनल फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम पर्सनल फैक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? देख सकते हैं, एज, जेंडर, एबिलिटी एंड मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हमारी हाइट भी हो सकती है, वेट भी हो सकता है, हमारा कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। इस तरह के फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी बिहेवियर को, हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो ये बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो बाय बर्थ हम एक्वायर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस। सेकेंड,
पहली कैरेक्टरिस्टिक थी बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड्स आर लर्न्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हम बाय बर्थ एक्वायर करते हैं, यानी जब हम पैदा होते हैं तब से वो हमारे अंदर होती है, हमारे जीन्स में होती है। नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हम जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम वो स्किल्स या वो ट्रेड्स, वो बिहेवियर हम सीखते जाते हैं, लर्न करते जाते हैं। इसमें कि पहला है पर्सनैलिटी। एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ओवर द ईयर जैसे जैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है वो पर्सनैलिटी एक्वायर करता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज भी होती है। परसेप्शन का यहाँ मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में हमारी क्या ओपिनियन है या किसी भी चीज को हम कैसे देखते हैं, ये जो है वो परसेप्शन होता है। एटीट्यूड्स, वैल्यूज, तो ये चार चीजें हैं जो लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं। एटीट्यूड्स हमारी ओपिनियन क्या है, किसी की चीज के बारे में हम फेवरेबल सोचते हैं कि हम फेवरेबल नहीं सोचते, पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं। वैल्यूज वो होती है जिस बिलीफ को हम इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारे लाइफ में एथिकल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारी वैल्यूज है। ठीक है, हम पंक्चुअल, हमको टाइम पे सारी चीजें काम करना पसंद है, तो दिस इज आवर वैल्यू। पंक्चुअलिटी इज आर वैल्यू या माई वैल्यू हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक कंसेप्ट डिस्क्राइबिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन्स होल साइकोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है ये होल साइकोलॉजिकल सिस्टम। इट रिफर्स टू पर्सनल ट्रेट्स। तो एक इंसान के अंदर क्या पर्सनल ट्रेट्स हैं, वो जो सम ऑफ ऑल द पर्सनल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल मेक्स हिज पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, परसेप्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन एंटर्स द माइंड and is interpreted in order to give some sense to it, some meaning to it। और उसकी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम रिसीव करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से, तो हम उसको रिसीव करने के बाद कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। एक इंसान एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर तरीके से इंटरप्रेट करेगा, दूसरा किसी और तरीके से इंटरप्रेट करेगा, उसको अलग तरह की मीनिंग देगा। ठीक है, तो ये परसेप्शन होता है। एटीट्यूड क्या होते हैं? हाउ अ पर्सन फील्स अबाउट समथिंग, अ पर्सन, अ प्लेस और अ सिचुएशन, किस तरीके से वो सोच रहा है, वो पॉजिटिव सोच रहा है कि नेगेटिव सोच रहा है, ये। और वैल्यू का मतलब होता है इट इज एन आइडिया टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, हम उसको मानते हैं कि नहीं ये चीज गलत है और ये चीज सही है, दैट इज वैल्यू। सेकेंड कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स that are affecting individual behaviors are environmental factors, जिसमें कि पहला आता है economic factors। economic factors जो हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिविजुअल बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं पहले कौन से हैं। एम्प्लॉयमेंट लेवल, वेज रेट्स, जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसे एम्प्लॉयमेंट लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर किसी कंट्री में पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर अच्छा है तो वहाँ के लोगों की बेसिक नीड जो है वो फुलफिल हो रही है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है वो कम होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा नहीं है तो वहाँ के लोगों को जो बेसिक नीड है वही पूरे करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो देयर बिहेवियर विल बी समथिंग डिफरेंट, है ना। वो स्ट्रेस में रहेंगे क्योंकि उनको अपनी नीड जो है वो पूरी करने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से उनका बिहेवियर अलग होगा। वेज रेट्स अच्छे हैं, सेम थिंग अप्लाइज टू दैट, वेज रेट्स ऑल्सो। जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी बड़े आसानी से हमारी एक्सेस में है कि नहीं है, कॉस्टली है कि अफोर्डेबल है। टेक्नोलॉजी एक तरीके से हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हमारी हेल्थ अच्छा बनाती है। वाटर प्यूरिफायर हो गए, एयर कंडीशन हो गए, तो इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है अगर आसानी से अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल है तो वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होता है।
सेकेंड एनवायरमेंटल फैक्टर इज सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? सोशल एनवायरनमेंट में द रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स, विद फ्रेंड्स, विद कलीग्स, सुपरवाइजर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड इवन सोसाइटी एज अ होल। तो एक इंसान जब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या अपने घर पे ही रहता है, अपनी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, तो वो डेली किसी आसपास के कुछ लोगों से इंटरेक्ट करता है। वो उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपने ऑफिस में जाता है अपने कलीग से, अपने सुपीरियर से, अपने सबऑर्डिनेट से इंटरेक्ट करता है। इवन जब वो बाहर निकलता है तो सोसाइटी से भी इंटरेक्शन करता है। तो दिस रिलेशनशिप with all those with whom he interacts is called social environment. कल्चरल, क्योंकि यहाँ पर सोशियो कल्चरल है, सोशल एनवायरनमेंट ये हो गया। कल्चरल बैकग्राउंड क्या होता है? कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होगा? कल्चर किस बैकग्राउंड से, किस रिलीजन, लैंग्वेज, किस एक पर्टिकुलर एरिया से वो आ रहा है, उसकी क्या एथिक्स हैं, क्या अचीवमेंट नीड है, एफर्ट रिवॉर्ड्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, ये बिलीव्स क्या हैं, ये सारी चीजें उसकी कल्चरल बैकग्राउंड को कॉन्स्टिट्यूट करती है या उनसे बन के तैयार होती है। तो दिस इज कल्चरल बैकग्राउंड, और ये दोनों फैक्टर्स भी हैं जो इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखो, पॉलिटिकल फैक्टर्स वो है जो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल बिहेवियर को इंपैक्ट नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अगर कोई पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है तो वहां के लोगों का जो इंडिविजुअल बिहेवियर होगा वो अलग होगा, बिकॉज द बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड। जो फ्रीडम है, एक लेवल ऑफ फ्रीडम है, वो उनको मिलेगा, वो अपने हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं। बट अगर पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, वहां टर्मोइल ज्यादा है, तो वहां पर भी चीजें हैं वो प्रॉब्लम होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो वहां के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स डायरेक्टली नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ अ कंट्री आल्सो अफेक्ट्स इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू रिलेटिव फ्रीडम। अगर कोई कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है जिसकी आइडियोलॉजी है कि हमारे देश में फ्रीडम होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स हैं, सबको एज पर द लॉ सबको जो है इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वालिटी मिलेगी, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, चाहे एजुकेशनल फैसिलिटीज हो, तो वहां एक जो एनवायरनमेंट होगा, जो इंडिविजुअल बिहेवियर होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर, पॉलिटिकल फैक्टर्स के बाद लीगल फैक्टर्स आते हैं। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है? रूल्स एंड लॉज ऑफ द कंट्री। जो भी रूल्स एंड लॉज हैं, ये एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हर सिटीजन को, उस देश के हर सिटीजन को फॉलो करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। अब क्योंकि हमें रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना कंपलसरी है, तो ये हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर हमें पता है कि हमें एक पर्टिकुलर चीज, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव है, हमें ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो दैट विल अफेक्ट आवर बिहेवियर, विल नॉट ड्रिंक एंड देन ड्राइव। ठीक है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट का था। अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री के या पर्टिकुलर एरिया के लॉ को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां के इंडिविजुअल बिहेवियर का बहुत हद तक आपको अंदाजा हो जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। जब एक इंडिविजुअल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, फर्म में काम करता है, तो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स हिज और हर बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में पहला जो फैक्टर है वो है फिजिकल फैसिलिटीज, विच इंक्लूड्स। फिजिकल फैसिलिटीज का बेसिक मतलब होता है कि एक फिजिकल एनवायरनमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी अरेंजमेंट ऑफ पीपल और अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में चीजों का अरेंजमेंट है या लोग किस हिसाब से वहां हैं, वो अरेंजमेंट जो है वो फिजिकल फैसिलिटीज में आता है। इसके अंदर हम देखेंगे तो नॉइज लेवल, हीट, लाइट एंड वेंटिलेशन,
जिस जगह आप काम कर रहे हो वहाँ पर लाइट कैसी है, वेंटिलेशन है प्रॉपर कि नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कूलिंग फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, ऑफिस फर्निशिंग कैसी है, क्लीनलीनेस है कि नहीं है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, हैजार्डियस नेचर है। कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो फर्नेस में काम करते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स के आसपास काम करते हैं, तो वहाँ जो नेचर ऑफ जॉब है वो थोड़ा रिस्की है, तो वहाँ पर सेफ्टी फीचर्स होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो वो थोड़ा लेस हैजार्डस होता है, वहाँ पर वैसा रिस्क नहीं है, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ और वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। Second set of factors of organizational factors are organization structure and design, क्योंकि organization structure एक हायरार्की एस्टैब्लिश करता है कि ये बॉस हो गए, फिर उसके नीचे ये सबऑर्डिनेट्स, फिर उसके नीचे ये सबऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सेटअप की गई है और किसके क्या अथॉरिटी है और इसमें क्या रिपोर्टिंग सिस्टम या क्या पावर्स होंगी। इसके अंदर क्या क्या आता है, रिपोर्टिंग सिस्टम्स आते हैं, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आता है कि आपकी जो रिपोर्टिंग है आप किससे कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपका सीनियर कौन है, आपका सबऑर्डिनेट कौन है। नेक्स्ट फैक्टर्स जो आते हैं वो है लीडरशिप। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लीडरशिप का एक लीडर जो है वो लोगों को डायरेक्शन भी देता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं दे रहा है, डायरेक्शन के साथ साथ असिस्टेंस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, कोचिंग दे रहा है। अगर कोई पर्सन जो है वो कोई काम करने में फेल हो रहा है बार बार, तो वो उसको काउंसलिंग भी देगा कि नहीं इस तरह से करने पे ये प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से आ रही है, इसको ऐसे करके देखो तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि लीडर ही है कि एक जो एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन, एक ड्राइव जो है वो डेवलप कर सकता है, जिससे कि वो खुद से सेल्फ मोटिवेशन जो है, सेल्फ मोटिवेटेड होके वो अच्छे से काम कर सके। तो ये लीडरशिप हो गई, ठीक है। ह्यूमन जो बिहेवियर है वो देखा गया है कि बिहेवियर ऑफ द सुपरवाइजर्स और सुपीरियर्स और लीडर्स पे डिपेंड करते हैं कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होगा, एक सबऑर्डिनेट का, एक एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होगा, वो इन्फ्लुएंस होगा अपने सुपीरियर या अपने बॉस के बिहेवियर के हिसाब से एम्प्लॉय का बिहेवियर भी चेंज होता है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस आल्सो इज अफेक्टेड बाय रिवॉर्ड सिस्टम। जिस तरह का रिवॉर्ड सिस्टम होगा, अगर आपके एम्प्लॉय जो हैं उनसे आप एक पर्टिकुलर टास्क एक्सपेक्ट करते हो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो और उस बिहेवियर को अपनाने पे या पूरा करने पे या एक पर्टिकुलर टास्क पूरा करने पे आपने एक रिवॉर्ड रखा हुआ है, तो मैक्सिमम लोग ये ट्राई करेंगे कि उस बिहेवियर से एडहियर करें, उस बिहेवियर को फॉलो करें, जिससे कि उनको भी रिवॉर्ड मिल सके। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस तरह से रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के अंदर आता है। ये जो थे हमारे और कुछ फैक्टर्स थे जो कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं और उनके बिहेवियर को क्या सुपरवाइज करते समय हम ये ध्यान रख सकते हैं कि इन फैक्टर्स को अगर हम एनालाइज करेंगे तो एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करेगा, इस पे हम ध्यान दे पाएंगे। थैंक यू।